देश के सांसदों को, विधायकों को और सभी से अपील है कि इस मुद्दे पर अपना मुंह खोलिए, बोलिए, क्योंकि आपके असली मतदाता का, गरीब का अधिकार छीना जा रहा है। आइए अब अतिथियों के पास चलते हैं। मैं स्वागत करता हूं विनोद बंसल जी, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ है। विनोद जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ सांसद हैं कैलाश सोनी जी। सोनी जी, आपका स्वागत है, जो भाजपा के राज्यसभा में सांसद है। हमारे साथ अश्विनी दुबे जी है, जो सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता है और अपने प्रखर राष्ट्रवादी विचारों को लोगों के सामने रखते हैं। मैं सबसे पहले सोनी जी के पास से ही प्रारंभ करूंगा, क्योंकि इस चीज को रोकने का पहला कानूनी अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी अगर किसी का है तो इस देश का संसद का है। सांसद के रूप में संसद के प्रतिनिधि हमारे सामने बैठे हैं। इसलिए सोनी जी, स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा नागरिकता का महा घोटाला मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। एक जागरूक सांसद के नाते मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया समझना चाहता हूं। सोनी जी। हेलो, बोलिए। मैं सुदर्शन न्यूज का पहले तो आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत बड़ा इशू जो है, इसको सुदर्शन न्यूज ने अभी उजागर किया है। इसको सारे देश से परिचित कराने का काम सुदर्शन न्यूज कर रहा है। ये बहुत बड़ी महामारी है कि इस तरह का फर्जी पंजीकरण करके और देश में नागरिकता प्राप्त करके हिंदुस्तान के मूल नागरिकों के हक हकूकों के ऊपर ये डाका है। और डाका अकेला नहीं है, ये सारे वो लोग हैं जो कल जाके पूरे समाज में विसंगति पैदा करते हैं, समाज में जो क्रियाकलाप है उनको प्रभावित करते हैं। हमारे हिंदुस्तान का जो नागरिक है उसके हकों पे ये डाका है। और हम आपको इस मामले में बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद प्रदान करते हैं। धन्यवाद। लेकिन हमारे, चलिए मैं इस पर, आप आगे क्या करेंगे इस पर दोबारा आऊंगा। पहली प्रतिक्रिया तीनों की एक बार ले लेते हैं। कानूनी रूप से भी इसको समझना जरूरी है, इसलिए मैं हमारे साथ जो अधिवक्ता जुड़े हैं अश्विनी दुबे जी के पास चलता हूं। अश्विनी जी, आपकी भी पहली प्रतिक्रिया क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश जी। इतने बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को, इतने बड़े खुलासे को, मैं समझता हूं कि आजादी के बाद का ये पहला बड़ा खुलासा होगा देश में कि किस तरीके से एक इकोसिस्टम इस देश में काम कर रहा है। 1954 का व्यक्ति किस तरीके से प्रयाग में जाकर के अपना बर्थ सर्टिफिकेट और सारी चीजों को प्रिपेयर कर रहा है, वो खुलासा किया आपने। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ा आज तक खुलासा नहीं हुआ था। उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। दूसरा, एक इकोसिस्टम हमारे देश में काम कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, वो इकोसिस्टम कथित बुद्धिजीवियों का, वो इकोसिस्टम कथित पत्रकार, वो इकोसिस्टम कथित न्याय में रुचि रखने वाले या न्याय में इंटरप्रिटेशन करते हुए अलग अलग जो मोहम्मद सलीमुल्लाह खान जैसे लोगों को प्रोजेक्ट करते हैं। और उस रोहिंग्या का कितना बड़ा इकोसिस्टम है, कितना संसाधन को बार बार अदालतों में भी जाता है, जबकि अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप का कानून इस देश में पारित हो चुका है कि सिर्फ रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज 5 देशों की जो होंगी वही इस देश में आएंगी और वही इस देश में 3 देशों की होंगी, वही रहेंगी। उसके बाद भी एक इकोसिस्टम ऐसा काम करता है कि मेवात में, लखनऊ में और तमाम देश के हिस्सों में ये फैले हुए हैं। 5 वर्ष पहले लखनऊ में इन लोगों ने एमसीडी कर्मचारियों को काम नहीं करने दिया और बोला कि अगर यहां पर कोई भी कूड़ा उठाने से लेकर सफाई करने का काम करेगा तो वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी काम करेंगे। और मैं बताता हूं कि लखनऊ में आज भी उन्हीं लोगों से काम करवाया जाता है क्योंकि वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं। तो ये एक इकोसिस्टम जो बना है, उस इकोसिस्टम में निश्चित तौर पर सरकार को उनको निकालने के लिए बहुत कड़ी मशक्कत करनी होगी। दूसरा, यहां पर जरूरत इस बात की सुरेश जी, जैसे जिस संजीदगी के साथ
और जिस आप बुलंदी के साथ ये आवाज उठाते हो उसी बुलंदी और संजीदगी के साथ इस देश में जो लेजिस्लेचर को देखने वाले लोग हैं, जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं या जो एग्जीक्यूटिव है, उनको बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा, नहीं तो देश की भौगोलिक स्थिति खराब है। तीसरा, आपने एक बहुत और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि कितना करोड़ों करोड़ रुपए इस देश के ना रहने वाले लोगों के ऊपर, जो इस देश में घुसपैठिए हैं, उनके ऊपर खर्च हो रहा है संसाधनों का। हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है, हम गरीब से रोज गरीब होते जा रहे हैं, जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है, जगह कम होती जा रही है, भीड़ बढ़ती रही, जहां जाओ वहीं भीड़ है, जहां जाओ वहीं भीड़ है, वो कम हो रहा है। तो उस इकोसिस्टम को जो है एक्सपोज करके जो आपने किया है, मैं समझता हूं सरकार को तुरंत संज्ञान लेते हुए आपके इस टेलीविजन चैनल पे जितनी चीजें चल रही हैं और इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और इनको भगाना चाहिए इस देश के बाहर। और यही तभी ये हो सकेगा कि इस देश के लोगों को उनके साधनों पर उचित अधिकार मिल पाए। बिल्कुल। अब मैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए सूरज जी, किसी भी देश का जो सबसे पवित्रतम कार्य है वो है नागरिकता। जो देश जिसके लिए जीता है, जिसके लिए मरता है, वो होता है नागरिक, और उसका प्रथम और सबसे पवित्रतम दस्तावेज नागरिकता होती है। और उस नागरिकता के अंदर ही जो सेंध लगा दे, इसका मतलब क्या है कि सीधा सीधा देश के ऊपर हमला करने वाले को निमंत्रण दे रहा है कोई। और ये हमारे सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेल्योर है वास्तव में, कि जहां पर भारत सरकार ने एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला करके प्रयास किया था, या जो एनआरसी ला करके जो प्रयास किया था असम जैसे राज्य के अंदर भी, तो वो जो है वो प्रयास को धता बताने के लिए अभी वो तो शुरू भी नहीं हुआ। सीए वाला तो कानून अभी बना ही बना है, उसको तो आसाम में भी इसी फॉर्मूले से थोड़ा चेंज करके फेल किया गया था जी। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, कानून बनने से पहले उस कानून के तोड़ बना करके और सरकार को चैलेंज करने का जो तंत्र विकसित किया जा रहा है, मैं इसको पूरा तंत्र कहूंगा, एक व्यक्ति का काम नहीं है ये। और आप ये कहें कि एक तरफ तो कहते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए पैसे से कमजोर है जी, पढ़ाई लिखाई में नहीं जानते, वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, वो भाषा यहाँ की नहीं जानते जी, यहाँ के कानून को नहीं जानते जी, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आप सोचिए, जो आप और हम कभी जिंदगी में नहीं कर पाए, वो उस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं। आखिर कौन लोग हैं जो इनको पनाह दे रहे हैं? आखिरकार कौन लोग हैं जो हमारी मशीनरी के अंदर तक घुसे हुए हैं? आखिरकार कौन लोग हैं जो कि देश विरोध के लिए वो स्वयं को प्रेरित करके और उनको उकसा रहे हैं? आखिरकार मुझे बताइए कि ये जो आपने जो आंकड़ा दिया है कि इतना खर्च होता है, ये तो आपने मोटा मोटा बजट का आंकड़ा दे दिया। और अश्विनी जी मैं आपको और दर्शकों को ये बता दूं कि ये मैंने केवल केंद्र सरकार का दिया है। राज्य सरकारों के, सारे राज्य सरकारों के बजटरी प्रोविजन को भी ऐड करना होगा, क्योंकि वो भी इसके ऊपर खर्चा करते हैं। तो केंद्र और राज्य का आंकड़ा देते हैं, तो जो मैं 25,000 रुपए जिसपे कह रहा हूं, यह आंकड़ा 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का जाता है। एक दूसरा, ये मुसलमान के तौर पर नागरिक बनते हैं, तो केंद्र सरकार जो 5,000 करोड़ रुपए का बजटरी प्रोविजन करके अल्पसंख्यक मंत्रालय को देता है, वो भी इसमें ऐड होगा। और सारे राज्य अपने अपने राज्य में अल्पसंख्यक के लिए जो पैसा देते, वो भी ऐड होगा। अगर उन सारे आंकड़ों को मैं जोड़ दूं तो वो आंकड़ा अपने आप में अकेले मुसलमानों का 60,000 करोड़ के आसपास जाता है। तो ये 60,000 करोड़ अलग, केंद्र का मैंने केवल बताया, राज्यों का अलग, ये सारा अगर जोड़े तो एक व्यक्ति पर 6-7 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च होता है। मैं मोटा मोटा बता रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि जहां 6 रुपए खर्च नहीं होने चाहिए, वहां हम 6-7 लाख रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करें प्रतिवर्ष। वो 10 साल अगर रह जाता है तो सोचिए कि वो 70 लाख रुपए का खर्चा कर चुका है। मतलब आपके और मेरे टैक्स के पैसे पर वो पड़ रहा है। इतनी बड़ी बात है। नहीं सुरेश जी, आप एनालाइज नहीं किया, मुझे लग रहा है इसमें एनालिसिस एक दूसरे तरह से करना पड़ेगा आपको। ये तो आपने ओवरऑल बजट का आपने एवरेज आउट कर लिया। मैं हमारे मैं एक बात कह रहा हूँ कि इनके ऊपर जो मेजर खर्चा हो रहा है वो तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हो रहा है। हाँ, वो जोड़ेंगे तो फिर और हैं।
तो सबसे बड़ा देश की जो दुश्मन पैदा हो आवाज रहे बन हैं, के आप देखिए कि उसकी तो कोई गिनती आप कर ही नहीं सकते कि मेरे सीमा पर जवान इनकी वजह से मारे जाते हैं, मेरे जो देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति इनकी वजह से बनती है, मेरे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे देश के अंदर इनकी वजह से खराब होती है, आखिरकार जो एजुकेशनल जो प्रॉब्लम है वो सारी इनकी वजह से होती है, CA जैसे जो शाहीन बाग जो खड़े होते हैं इनकी वजह से खड़े होते हैं, आखिरकार अभी जो चल रहा है आपका किसान आंदोलन, तथाकथित किसान आंदोलन, उन सब में इस तरह के लोगों को भी हायर किया जाता है। तो ये जो सब चीजें हैं वो क्या है, ये सब इनका तो गणित आप लगा ही नहीं सकते। बिल्कुल इसका अर्थशास्त्र तो बिल्कुल डिफरेंट है जी। बिल्कुल। लेकिन कुल मिला के ये है कि देखिए इन सब चीजों को तुरंत पकड़ने की आवश्यकता है। जो मुद्दा आपने लिया है वो भी खासकर एक पवित्र नगरी का, और वो भी उस राज्य का जहाँ के मुख्यमंत्री पूजनीय योगी जी हैं। तो ऐसे केस में मुझे लगता है योगी जी अब इसमें शुरुआत कर दें तो अच्छा है, पूरे देश के लिए एक दृष्टांत होगा कि आखिरकार क्या करना चाहिए और इनसे कैसे निपटना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, मैंने यूपी का लिया ही इसलिए है और वो भी प्रयागराज का इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ मुझे तुरंत एक्शन होने की उम्मीद है, इसलिए लिया है। ध्यान रखिए, मैंने कल भी कहा था और हमेशा कहता हूं, प्रयागराज का जो जनसंख्या पंजीकरण के द्वारा डेमोग्राफिक चेंज किया गया है वो 20 से सीधे 40% है। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो कुछ वर्षों बाद प्रयागराज में कुंभ मेला नहीं होगा, जैसे पाकिस्तान में आज नहीं हो रहा है, या हमको अमरनाथ की यात्रा के जाने के लिए कितनी बड़ी आर्मी लगानी पड़ती है, दिन घटाने पड़ते, उसके बाद हम उसको कर पाते हैं। तो सोचिए, जहां आज करोड़ों लोग आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है, उस नगरी पर ही जन्म पंजीकरण के द्वारा कब्जा करने का यह प्लान है, जिसको हम डेमोग्राफिक चेंज कहते हैं। जनसंख्या के अनुपात के आधार पर कैसे कब्जा किया जाता है, यह पूरा प्लान आपके सामने देखिए। अब तक आपने देखा कि कैसे ये पूरी पंजीकरण की धांधली चल रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस धांधली के पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र है? इस षड्यंत्र से आपके क्षेत्र का डेमोग्राफिक्स को बदला जा रहा है। आइए अब हम प्रयागराज के डेमोग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रयागराज में मुसलमानों की कुल जनसंख्या 20% थी, मगर CAA के बाद करवाई गए पंजीकरणों के आंकड़ों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि अब प्रयागराज में इनका अनुपात 40% तक हो गया है। CAA से पहले ये आंकड़ा 16% था। ऐसे में ये साबित होता है कि कैसे प्रयागराज को एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बनाने का महाषड्यंत्र है। इस बेतहाशा वृद्धि की जब हमने पड़ताल की तो कई सारे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दरअसल फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाला रैकेट इसके पीछे काम कर रहा है। ये विशाल रैकेट देश के कई शहरों में फैला है। इस रैकेट से जुड़े हुए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो 11 जनवरी 2020 को छपी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र तक में ये पूरा जाल फैला है। मुस्लिम बाहुल्य राज्यों में ये खेल काफी तेजी से चल रहा है। लखनऊ में जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने वालों की संख्या में 3 गुना तेज वृद्धि हुई है और इसमें 40 से 60 वर्ष तक की उम्र वाले लोग भी जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए फर्जीवाड़े का सहारा ले रहे हैं। लखनऊ नगर निगम में जन्म और मृत्यु पंजीकरण विभाग के रजिस्ट्रार के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालों की संख्या में पहले की तुलना में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। प्रयागराज नगर निगम में लिपिक अरुण कुमार जैन बताते हैं कि CAA के बाद लोगों ने सबसे ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन किए। समाजवादी पार्टी के MLA रफीक अंसारी का कहना है कि उनके पास हर दिन 400 से 500 लोग निवास प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए आ रहे हैं। आपको यहाँ बता दें कि स्थानीय सांसद और विधायक जन्म एवं निवास को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई आवेदनकर्ता इनके पास जाता होगा तो क्या वो खाली हाथ लौटता होगा? हमारे माननीय खुद वोट की राजनीति में ठप्पा लगा ही देते होंगे।
अब ये समझने के लिए आपको इसका फर्जी रैकेट कैसे पूरा ऑपरेट होता है उसका भंडाफोड़ करना भी जरूरी है। उसके बाद मैं अपने पैनलिस्ट के पास पुनः चलता हूं। देखिए, हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि कैसे फर्जी जन पंजीकरण का खेल चल रहा है। अब इसी धंधे से जुड़े एक रैकेट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के बरेली में चल रहा था। दरअसल इस पूरे मामले से पर्दा तब उठा जब बरेली पुलिस ने बरेली नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी संजीव प्रधान के द्वारा दर्ज कराई गई एक रिपोर्ट की तहकीकात की। इस रैकेट से कई तरह के लोग जुड़े हुए थे, जिनमें से कुछ साइबर कैफे चलाने वाले भी थे। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जब हमने कुछ जन प्रमाण पत्रों को ई सुविधा केंद्र पर जांच किए तो पता चला कि लोगों द्वारा बनाए गए प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी थे। आमतौर पर जन्म प्रमाण पत्रों की नामांकन क्रमांक उत्तर प्रदेश में 10 नंबर की होती है, मगर ई सुविधा केंद्र में जो जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था उसमें यूनुस, आहिल, सुमेरा और आयशा के जन्म प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन नंबर 9 अंक के ही थे, जो कि पूरी तरह से फर्जी थे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बरेली के स्वास्थ्य अधिकारी संजीव प्रधान का कहना है कि हर रोज लगभग 200 आवेदनकर्ता जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए यहां आ रहे हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी से जब इस संबंध में बात की गई तो पता चला कि एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 500 से लेकर 1000 रुपए तक लोगों से वसूला जा रहा है। ये पूरा रैकेट शहर के अलग अलग गली मोहल्ले में फैला हुआ है, जहां पर हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग इस पूरे गोरख धंधे का शिकार हो रहे हैं। बरेली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी का ये कहना है कि दरअसल साइबर कैफे चलाने वाले सही सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे हैं, उसमें नाम और पते की हेराफेरी करके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। बरेली नगर निगम के अधिकारी खालिद अहमद का ये कहना है कि हमने इस संबंध में कई सारी शिकायतें प्राप्त की है, जिसके बारे में पुलिस को सूचित भी किया गया है। खालिद के मुताबिक अधिकतर लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, जो इस तरह के फर्जी प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए यहाँ आते हैं। ये सब कुछ ना केवल आर्थिक तौर पर नुकसानदेह है, बड़ा नुकसान देश को हो रहा है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हम देश के सीमा पर लोगों को, आर्मी को रखते हैं क्योंकि विदेशी कोई घुसपैठिया सीमा के अंदर ना आए, लेकिन हमारे सीमा पर बलिदान देने वाले इतने जवानों के बावजूद हम सीमा के अंदर लोगों को ला भी रहे हैं, और ना केवल ला रहे हैं बल्कि उसको नागरिकता देकर दामाद भी बना रहे हैं। बल्कि दामाद तो फिर भी मालिक नहीं होता, मालिक बना रहे हैं। कितना बड़ा घोटाला है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज्यादा खतरनाक है। इस दृष्टिकोण से भी एक बार नजर डालते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा। हम इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे खुलासे करने जा रहे हैं जिनमें बहुत से चौंकाने वाले तथ्य शामिल हैं। ये कुछ ऐसे षड्यंत्र हैं जो राष्ट्र और समाज के लिए बेहद ही खतरनाक है। एक ऐसा षड्यंत्र जिसके जरिए हिंदुस्तान की धरती पर एक नापाक साजिश को रचा जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा असुरक्षा पैदा होने की संभावना भी है। ये पूरा मामला सिर्फ एक जन्म प्रमाण पत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अवैध तरीके से सरकारी रजिस्टर में जन्म पंजीकरण भारी संख्या में करवाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जब एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हासिल करता है तो उसे कुछ हद तक तो पकड़ा जा सकता है, मगर जब वही आदमी अपना जन्म पंजीकरण पंजीयक रजिस्टर में दर्ज करवा लेता है तो उसे पकड़ना बेहद ही मुश्किल और असंभव हो जाता है। इस जन्म पंजीकरण के आधार पर हर तरह के पहचान पत्र हासिल किए जा सकते हैं, जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि। किसी भी आदमी के पास जब ये सारे दस्तावेज होंगे तो वह कोई भी सरकार की योजना का लाभ उठा सकता है, साथ ही सभी प्रकार के लाभार्थी बन सकता है जो इस देश के मूल नागरिकों को मिलता है। ऐसे में यह देश और राष्ट्र की अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी साबित होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी उसके नागरिकता पर न तो सवाल उठा सकता है और न ही उसे आसानी से रद्द किया जा सकता है।
हमारे देश का कानून और संविधान भी इसको लेकर इतना सख्त और संवेदनशील नहीं है कि उसे पकड़ सके और सजा दिलवा सके। तो ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्जीवाड़ा ये पूरे रैकेट कितना घातक और गंभीर है। एक बार जब कोई जन पंजीकरण करा लेता है तो एनआरसी लागू होने पर उसके नागरिकता पर कोई भी सवाल नहीं उठा पाएगा और ना ही उसे देश से बाहर निकाल पाएगा। मतलब वह पूरी तरह से मूल भारतीय की भांति अपना सभी अधिकार प्राप्त कर लेगा। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं दुबे जी के बाद चलता हूं। दुबे जी, मैंने तीनों प्रक्रिया दिखाई। राष्ट्रीय सुरक्षा सब सर्वोपरि है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। हमारा जवान इसलिए बलिदान के लिए वहां पर खड़ा होता है कि एक भी व्यक्ति अंदर ना घुसना तो दूर या मालक बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर सुरेश जी, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता हर किसी के लिए पैरामाउंट है। ऐसी परिस्थितियों में जब हम बर्मा के रखाने स्टेट में जिस तरह से हिंदू महिलाओं के साथ और हिंदुओं के साथ इन रोहिंग्याओं ने अत्याचार किया, उनको उनके अंग काट लिए और वहां से वो भागे और आकर के बंगाल में जिस तरीके से हमने वायलेंस देखा, बंगाल में जिस तरह से हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू दलित महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हुई इलेक्शन के बाद भी, एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रोसेस के बाद भी, वहां पर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को होने के बाद भी वहां उन्होंने नहीं रोका, जो इंटरनल डिस्टरबेंस था। तीसरा, ये सिर्फ एक्सटर्नल डिस्टरबेंस नहीं कर रहे हैं, इंटरनल भी डिस्टरबेंस कर रहे हैं। आप मेवात में देखिए, आप लखनऊ में देखिए, दिल्ली में सटे हुए महागुन मॉल में आप देखिए किस तरीके से इन घुसपैठियों ने मचाया था। आप जम्मू की जो डेमोग्राफी चेंज करने की बात हो गई थी, और लेटेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं, विनोद बंसल जी और सांसद जी और आदरणीय सुरेश जी, आप मानेंगे लक्षद्वीप में किस तरीके की डेमोग्राफी चेंज हुई है। और लक्षद्वीप का इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसने संविधान की शपथ ली है, वो किस तरीके से वहां पर शरीयत कानून बात करने के लिए लागू किया, बीफ के लिए लगातार दिन रात प्रयासरत और कह रहा है जो एडमिनिस्ट्रेटर गए हैं वहां पर, जिन्होंने बीफ को बैन कर दिया है क्योंकि काउज का स्लॉटर नहीं होना चाहिए, परंतु उसके खिलाफ वो जो है वहां पर लगातार आ रहे हैं। और किस तरीके से आप केरल में देखिए, केरल के मिनिस्टर कह रही हैं कि मंदिरों में नहीं हिंदुओं को जाना चाहिए, मंदिरों को बंद कर दो, मंदिरों की संपत्ति को ले लो। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, जहां के आप स्वयं इतने बड़े राष्ट्र पुरोधा हैं, जहां पर आप शिवाजी महाराज के मार्ग पर चलते हैं, आप सुरेश जी, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए कि किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जगह जगह पर शिवाजी की भूमि है, आपके ही माध्यम से सब लोगों ने, पूरे देश ने देखा। तो सिर्फ ये इतना ही नहीं है कि एक्सटर्नल एग्रेशन है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए भी ये लोग जिम्मेदार हैं। और जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ऑलरेडी आ गया, तो उन परिस्थितियों में समझता हूं कि इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि शाहीन बाग में आपने देखा, शाहीन बाग के बाद 2020 के आपने दिल्ली रॉयट्स में आपने देखा, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप का वहां पर विजिट था वजीराबाद मेट्रो स्टेशन में, किस तरीके से इन लोगों ने हाईजैक करने की कोशिश की थी। और उसके बाद आप सिंघू बॉर्डर, और बॉर्डर पर यहां पर देख लीजिए कि वो कौन से लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया तो हम सबको अपने घरों से बाहर जाना पड़ेगा। और वो सोच करके बड़ी भयावह स्थिति समझ में आती है। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में बिल्कुल। और इसलिए इसका जो स्रोत है, वो स्रोत पर बनने की प्रक्रिया पर रोक लगाना जरूरी है। मैं सांसद जी कैलाश सोनी जी के पास चलता हूं। सोनी जी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा, सीमा पर तो सेना है लेकिन अंदर मिनी पाकिस्तान बनाए जा रहे हैं। सोनी जी, ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इस तत्काल कागजियत लेने की जरूरत है प्रांतीय सरकारों को, स्थानीय प्रशासन को और भारत सरकार को सूक्ष्मता से इससे जांच करके, और जो घुसपैठी है यहाँ आकर के अपना पंजीकरण करा के नागरिकता हासिल कर रहे हैं, इसको तत्काल रोका जाए और उन्हें इस देश से बाहर निकाला जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इस पंजीकरण में, इस घोटाले में जो लोग भी शामिल है, ये राष्ट्रद्रोही काम है। और इसके लिए हम, आपने जो सारे आज डाटा बताए हैं, इसको लेकर के हम पार्लियामेंट में भी सवाल उठाएंगे और जनता के भीतर भी इस बात को लेकर के हम चेतना पैदा करने का काम करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल कैलाश जी, आभारी, आपने पहले ही बगैर कहे अपना आश्वासन दे दिया कि आप सांसद के रूप में इसको संसद में उठाएंगे। मैं आपको पूरा 3000 पेजेस का डाटा केवल एक शहर का, बाकी तो आप खुद सांसद है, आप सरकार से एक लेटर देंगे तो आपको पूरा हिंदुस्तान का डाटा मिल जाएगा। मैं पुनः दोहराता हूं, इसमें हमारा रिसर्च जो शुरू हुआ वो एक लव जिहाद के केस से शुरू हुआ कि एक लव जिहाद में एक लड़की की उम्र बदली गई, माँ बाप उम्र अलग बता रहे थे और कोर्ट में दिखाई गई उम्र अलग थी। तो हमने जब पड़ताल की कि ये सर्टिफिकेट आया कहां से, तो लव जिहाद के केस ने हमको यहां तक पहुंचा दिया कि ये इतना बड़ा घोटाला है। जिन अधिकारियों के द्वारा ये सर्टिफिकेट दिए जाते हैं वो भारत सरकार के स्थानिक स्वराज्य संस्था के अधिकारी होते, लेकिन भारत सरकार के पूरे देश का भी महासचिव इसका कमिश्नर होता है, उसका भी पत्र आया है। मैं आपको थोड़ा पीछे स्क्रीन पर दिखाने के लिए कहूंगा कि जो हिंदुस्तान सरकार के ऐसे अधिकारी जिनको सरकार ने गंभीरता के साथ लेना चाहिए था तब नहीं लिया, शायद सुदर्शन ने उठाने की बात थी। यहाँ पर 2 अधिकारी है, ये के नारायण जी है जो रजिस्ट्रार जन्म पंजीकरण का जो सरकार का विभाग है उसके रजिस्ट्रार जनरल, पूर्व डिप्टी 2 नंबर इनका था। ये के नारायणन जी और एक पूर्व आईएएस अधिकारी गोपालन बाल गोपाल, ये पूर्व आईएएस अधिकारी है। इन दोनों ने मिलके एक आर्टिकल लिखा था, देश का सबसे बड़ा आइडेंटिटी फ्रॉड, ये उन्होंने उसको नाम दिया था, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में 88% और नागालैंड में 95% तक के फर्जीकरण 1 साल से ज्यादा के विलंब से कराए जाने की बात कही है। हम समझते हैं ये अधिकारियों ने जब इसका एक पहलू उठाया था, जब हम रिसर्च में लग गए तो हमको इनके द्वारा उठाया गया आवाज भी मिल गया, हमने इसको भी लिया, तब हम इसका दूसरा पहलू भी समझते हैं। अब विलंब से तो कराए गए थे, विलंब से कराए गए सभी पंजीकरण अब तक का सबसे बड़ा आइडेंटिटी फ्रॉड है, ये बात उन्होंने कही थी। अब मैं ये देश के लिए उनका क्या कहना है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठियों समेत सभी अवैध विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता हासिल कर रहे हैं। ये कौन, केवल सुदर्शन चैनल नहीं कह रहा है, ये इस विभाग के जो प्रमुख रहे हैं। हमने इस मुद्दे पर 1 वर्ष से काम शुरू किया है। 1 वर्ष पहले हमने भारत सरकार को, राज्य सरकार को लिखित में पत्रव्यवहार शुरू किया, इन लोगों से पत्रव्यवहार शुरू किया। आप चौंक जाएंगे, राजस्थान के भी रजिस्ट्रार ऑफिस के लोगों ने हमसे बात करते समय ये कहा कि हम तो रोते हैं, जब ये इशू करते हैं तो आंखों में पानी आता है कि हम अपना देश का टुकड़ा बांट के दे रहे हैं, लेकिन कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। इनके कई और पहलू है जो नीचे के हिस्से में बदल बदल के आते रहेंगे। हम आपको स्क्रीन पर जब हमारे अतिथि बात करेंगे तो उनके बगल में इनके कमेंट को हम दिखाते रहेंगे, जो कि रजिस्ट्रार जनरल के लोगों ने ही इस बात को कहा है। मैं अब विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, जब सुदर्शन मुद्दा उठाता है तो देश के जाने माने लोग भी समझते हैं कि अब न्याय हो सकता है, अब बोलना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए सूरज जी, ये तो आपकी ख्याति रही है कि आप जब पीछे पड़े उस देशद्रोही के, तो वो जो चित्रकार था तो भारत की जमीन पर वापस पैर नहीं रख पाया। उसके बाद एक जो मुस्लिम मौलवी था जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहता था, उसकी जब कब्र खोदनी आपने शुरू करी तो वो वापस भारत की धरती पर नहीं आया। जाकिर नाइक, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो पवित्र जवान से वो अपवित्र लोगों का नाम लेना भी थोड़ा सा खतरनाक लगता है। तो अब तीसरी बात यह कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो कि सुदर्शन ने उठाए और उस चक्र ने उसका गला काट दिया। तो आप देखिए कि मैं साधुवाद देता हूं कि आपका ये जो सुदर्शन चक्र है वो भगवान कृष्ण का जो चक्र है, वो चक्र वास्तव में ऐसे अपराधियों और ऐसे देशद्रोहियों का गला काटता रहे तो तभी जाकर के देश समृद्ध हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, सुरक्षित हो सकता है। आप देखिए देश के अंदर जिस तरह की ये जो ये इसको आप एक घोटाला कह रहे हैं,
मुझे लगता है ये देशद्रोह का बहुत बड़ा एक मतलब षड्यंत्र है, भयंकर वाला, जिसमें कि वास्तव में सारी तंत्र को हमारे को सेंध लगा करके और देश को एक बिकाऊ स्थिति में खड़ा कर दिया है। बिल्कुल और बिल्कुल ये वास्तविक दुर्भाग्य है जो आप कह रहे हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है। आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि देश के अंदर जो हमारा सुरक्षा तंत्र को छोड़ दीजिए, जो हमारा जो नौकरशाही है, वो भी ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं, अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कि नेशनलिस्टिक माइंडसेट के हैं। वो जब बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी उन लोगों पे परिणाम होता है, क्योंकि हमने 4 दिन पहले से जब से इसकी घोषणा की, परिणाम ये रहा कि देश के कुछ कार्यालय के लोगों ने और मतलब जो उस जितना एक्टिव होना चाहिए उतने हो गए। गाजियाबाद के अधिकारी एक्टिव हो गए और वहां पर कल आपको पता होगा नेशनल न्यूज थी, रोहिंग्या पकड़े गए। और यही फ्रॉड जो मैंने घोषित किया, पकड़वाया, लोगों के सामने लाया, इसी फ्रॉड से नागरिकता ले रहे थे। मैं सोनी जी के पास चलता हूं। सोनी जी, क्योंकि अभी आपने कहा है कि आप संसद के अंदर इसको उठाएंगे, तो आपके लिए और देश के सारे जाने माने लोगों के लिए कि इसको ये कैसे सरकार के या संविधान के या हमारे कानून के कौन से धारा का गलत उपयोग करके ये लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, ये हम जान लेते हैं, जिससे कि आपको दुरुस्त करने में उपयोग हो। देखिए वो प्रावधान जिसका ये दुरुपयोग करते हैं। फर्जीवाड़े की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, अब हम आपको उसके बारे में समझाते हैं। और इसके सरकारी लूपहोल का फायदा एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में मौजूद खामियां ही सबसे बड़ा कारण है। ऐसे में इस कानून को भी जानना बेहद जरूरी है। देश भर में सभी जन्म पंजीकरण केंद्रीय कानून जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत ही होते हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के प्रावधानों के तहत कोई भी राज्य इस अधिनियम के धारा 30 के अंतर्गत अपना नियम बना सकता है। भारत सरकार ने 1999 में पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण हेतु एक मॉडल रजिस्ट्रेशन नियम बनाया था। इस मॉडल रजिस्ट्रेशन को सभी राज्यों ने अपने यहाँ लागू कर दिया है। यहीं से शुरू होता है ये पूरा खेल। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी बच्चे की जन्म की सूचना 21 दिन में देना अनिवार्य है। अगर बच्चे का जन्म अस्पताल में होता है तो ये अस्पताल के प्रबंधन का दायित्व होता है कि वो 21 दिन के अंदर जन्म की सूचना अपने स्थानीय जन्म पंजीकरण रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराए। और अगर बच्चे का जन्म घर पर होता है तो ये परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य की जिम्मेदारी है कि वो जन्म का पंजीकरण कराए। लेकिन किसी कारणवश जन्म का पंजीकरण 21 दिन के अंदर नहीं होता तो इसके बाद अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत विलंब से पंजीकरण कराने का प्रावधान है। इस प्रक्रिया में विलंब के लिए 3 स्लैब का प्रावधान रखा गया है। स्लैब 1 के अनुसार 21 से 30 दिन के अंदर, स्लैब 2 के अनुसार जन्म के 30 दिन से 1 साल के अंदर, स्लैब 3 के अनुसार जन्म के 1 साल के बाद। ये तीसरा स्लैब सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे फर्जीवाड़े का खेल इसी स्लैब की खामियों के लाभ के द्वारा हो रहा है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की उपधारा 13(3) के अंतर्गत इस स्लैब के अंदर यानी 1 साल से ज्यादा के बाद का पंजीकरण एसडीएम के आदेश होने पर ही किया जाएगा। साथ ही एसडीएम ये आदेश जन्म के सत्यापन के बाद ही कर सकते हैं। मगर देश में कहीं भी इस कानूनी प्रावधान का पालन नहीं हो रहा बल्कि इसका जमकर उल्लंघन हो रहा है। देश के कई राज्यों में बिना किसी सत्यापन के एसडीएम तत्काल आदेश जारी कर रहे हैं। एसडीएम के स्टैंप लगते ही आवेदनकर्ता का पंजीकरण पंजीकीय रजिस्ट्रार में हो जाता है। इस पंजीकरण के होते ही आवेदनकर्ता को इस देश की नागरिकता हासिल हो जाती है, चाहे वो इस देश के रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो या फिर अन्य देश के नागरिक ही क्यों ना हो। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय बाद पूरा देश घुसपैठियों से भर जाएगा। मगर फिर भी अभी तक राज्य सरकारें वोट बैंक के लालच में कुंभकर्ण की नींद सो रही हैं। कुंभकर्ण तो कम से कम 6 महीने जागता था, 6 महीने सोता था, नगाड़े बजाने के बाद उठता भी था। लेकिन हमारा तंत्र 6 महीने नहीं, स्वतंत्रता से लेकर आज तक
सोया हुआ है, और वो भी कहते हैं ना कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, सोने का नाटक करने वाले को नहीं जगाया जा सकता। ये पूरा तंत्र जो बिक चुका है वही इसका जिम्मेवार है। मैं सांसद सोनी जी के पास चलता हूं। सोनी जी, एक लाइन में अगर मैं कहूं तो एसडीएम उप जिलाधिकारी ही ये विदाउट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन देता है, इस कारण ये पूरा घोटाला होता है। सोनी जी जी, तो इस पर कार्रवाई की आवश्यकता है। इसमें प्रांतीय सरकारों को बहुत सख्ती से इन सारे जो घोटाले में मूल जो कमजोरी है वो हमारे वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी हैं। थोड़े से लाभ के लिए, लोग के लिए ये सारे पंजीकरण हो जाते हैं। इसमें बहुत सख्ती की जरूरत है, इसमें संशोधन की जरूरत है, इसमें इनकी और बारीकी से कौन से नियम बना करके हम इनका पंजीकरण करें, ऐसे नियम स्थापित करने की आज आवश्यकता है। बिल्कुल, जिससे एक भी आदमी ये अपना पंजीकरण, फर्जी पंजीकरण नहीं करा पाए, नागरिकता प्राप्त नहीं कर पाए। इसके लिए हमें अब इसके पुनर्मूल्यांकन की, पुनर्स्थापना की आवश्यकता है, और साथ में छोटे से लोग के लिए जो भ्रष्टाचार कर्मचारियों का है, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है सख्ती से। बिल्कुल बिल्कुल, ये संसद कानून बनाए और एक सांसद के रूप में आप इसको उठाए, ये मैं चाहता हूं। मैं विनोद जी को विश्व हिंदू परिषद एंगल से इसका कंपैरिजन बताता हूं। विनोद जी, आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद तुरंत कश्मीर में आए हुए हिंदुओं को अभी 72 वर्ष बाद भी नागरिकता नहीं मिली, आप जानते होंगे। और सीएए के द्वारा जिन लोगों को नागरिकता देनी थी उनको भी नहीं मिली, क्योंकि सीए अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। अकेले फरीदाबाद में ऐसे हजारों लोग हैं जिनको भारत में आकर भारत सरकार की नागरिकता का 8 वर्ष का कालखंड पार करके 12 वर्ष से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं, उनको भी नहीं मिली है। लेकिन रोहिंग्या, बांग्लादेशी इस फ्रॉड से बड़े आसानी से लेते हैं। विनोद जी, देखिए बात यह है कि ईश्वर जी, ये बात आपने ठीक कही। अभी कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार ने और वो जो पुराना नागरिकता कानून है उसके तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और इस नोटिफिकेशन के तहत कहा था कि भाई हम पुराने कानून की पुरानी धारा को लेकर के हम जो है ना इनका प्रोसेस शुरू करते हैं, जबकि वो प्रोसेस ऑलरेडी पहले से था ही। उसमें कोई भी नागरिक किसी भी देश का हो वो जनरल तरीके से अप्लाई कर सकता है, उसमें कोई नया कुछ नहीं है। वो कार्रवाई तो शुरू नहीं हुई, उससे पहले ये लोग शुरू हो गए। आप देखिए कि आज तो स्थिति भारत की ये है कि जब नदी आने से पहले मगरमच्छ आ जाते हैं। बिल्कुल, और ये जो मगरमच्छों ने जिस तरह से फड़फड़ाना शुरू किया है, आप देखिए सारे के सारे आपके कानून की धज्जियां उड़ा दी। आप मेवात की डेमोग्राफी बदल गई। आप देखिए जो वकील साहब ने कहा कि लक्षद्वीप की डेमोग्राफी बदल गई, कश्मीर की डेमोग्राफी बदल गई, आखिरकार नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनकी डेमोग्राफी बदल गई। इन सब के पीछे कोई ये थोड़ी है कि ये जो अभी जो आप बता रहे हैं वो ये एक नया काम है। ये काम बहुत पहले से चला रहा है, पिछले 71 वर्षों का ये जो परिणाम है कि सारा कलेक्टिव इम्पैक्ट हो रहा है। वो तो ये है कि 71 वर्षों बाद किसी पत्रकार को पता लगा इस बात का, और वो आज ला करके ओपनली इस बात को एक्सपोज करने की हिम्मत रखता है। मैं हिम्मत कहूंगा इस बात को कि आज की डेट में कम से कम इस बात को एक्सपोज करने की हिम्मत रख रहा है कोई, और उसको एक सीरीज के तहत उसको प्रकाशित करने की कोशिश कर रहा है। तो अब मुझे लगता है कि अब ये वास्तव में सांसद महोदय का, सांसदों का, संसद का और राज्य के मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी है कि इस विषय पर गंभीरता से प्रयास करें, और हमारी जैसी संस्था भी इस मामले को उठाएगी। डेफिनेटली ये बहुत गंभीर मामला है और इस पर अविलंब प्रतिबंध लगना चाहिए, और इन सब चीजों की गहराई से जांच होकर इनको मृत्युदंड की सजा तक देनी चाहिए, मुझे लग रहा है। बिल्कुल, ये तो देखिए ये देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बिल्कुल बहुत बड़ा है, और ये युद्ध के बगैर देश को कब्जाने का प्लान है। आपने उल्लेख किया लक्षद्वीप का, दोनों ने, इसलिए एक लाइन में बता देता हूं, सांसद जी भी हमारे साथ, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक व्यक्ति पर सबसे ज्यादा खर्च कश्मीर के बाद अगर कहीं होता है तो लक्षद्वीप में होता है। 70,000 की आबादी पर 1200 से 1400 करोड़ रुपए प्रति वर्ष भारत सरकार भेजती है। 3 लाख रुपए लक्षद्वीप के आदमी पर भारत सरकार खर्च करती है, जिसका टैक्स में 0 इनपुट है, इनकम टैक्स नहीं, जीएसटी नहीं, कोई टैक्स नहीं। इसके बावजूद अगर वो बीमार पड़ने का फर्जी भी कोई सर्टिफिकेट देता है तो केरला से 3 लाख रुपए खर्चे का हेलीकॉप्टर उसको लेने आता है लक्षद्वीप में, केवल 5,000 रुपए उसको पे करने पड़ते हैं, और वो हेलीकॉप्टर उसको केरला में, कोची में लेके जाता है। हमने
क्या पाल रखा है। मैं बड़ा विस्तार से इसके ऊपर अलग से भी शो करने वाला हूं, बस आप दोनों ने उल्लेख किया इसलिए मैंने इस बात को बताया। मैं आप तीनों अतिथियों का आभारी हूं। यह मुद्दा मैं कल भी लेकर आऊंगा, और भी सांसद हमारे साथ जुड़े और भी वकील आए और जज साहब आए। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को अब हम इस स्थिति तक लेकर पहुंचाए जिससे कि इसके द्वारा हम देश को बचा सके। मैं दर्शकों को एक और जानकारी दूं आप तीनों अतिथियों के साथ। हम 11 जून शुक्रवार से विश्व के इतिहास में पहली बार टीवी चैनल पर कुरान की 26 विवादित आयतों के ऊपर वसीम रिजवी, जो कि उत्तर प्रदेश के सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, पुनः अभी उन्होंने चुनाव लड़ा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के आधार पर उनका क्या पक्ष है उस पर एक मैराथन इंटरव्यू लिया है। वो इंटरव्यू आपके सामने शुक्रवार 11 जून रात 8 बजे से प्रतिदिन 3 दिनों का ये इंटरव्यू आपको 26 के 26 आयतों का पूरा विश्लेषण दिखाएगा। उसके बाद हम देश के जाने माने मुस्लिमानों को उस 26 आयतों पर जो पक्ष वसीम रिजवी ने रखा है उस पर चर्चा करने के लिए निमंत्रित करेंगे। तो वो भी आप देखिए, कार्यक्रम के आखिर में पोल देख लेते हैं जिससे कि आज की चर्चा के आखिर में आप लोग कहां तक पहुंचे हैं ये भी हमको थोड़ा समझने में अच्छा रहता है कि हम जो बात बोल रहे हैं वो बात कितने प्रतिशत लोगों में पहुंचकर उनकी प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तित हो रही है। तो क्या जन्म पंजीकरण का ये अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है? 99% लोग कह रहे हैं। मैं उन सारे 99% का आभारी हूं, और जो 99% है वो बाकी लोगों को कल इस एपिसोड को देखने के लिए कहें, सुदर्शन के मोबाइल ऐप में जाए, यूट्यूब पर जाए, इसके लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और जो 1% ने यहाँ पर विरोध में वोट किया है वो कल का एपिसोड इसलिए देखे कि क्या शायद उनके विचारों में कोई परिवर्तन हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। देश का सबसे एडवांस न्यूज ऐप अब आपके मोबाइल में।